Hello students, welcome to Next Bio Academy. So let's start our new topic, that is cell cycle and cell division. Cell cycle and cell division. देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेल साइकिल के बारे में कि सेल साइकिल होती क्या है। सेल साइकिल एक इवेंट है, क्या हम कह सकते हैं कि सेल साइकिल एक सीरीज ऑफ इवेंट है जो कि सेल के अंदर परफॉर्म होती है ताकि ये सेल डिवाइड करके डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, सेल साइकिल क्या है? तो सेल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक्स प्लेस इन cell to divide into daughter cell. ठीक है, यानी कि एक पेरेंट सेल होगा, पेरेंट सेल डिवाइड करके डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगा। यही हमारा सीक्वेंस या सीरीज जो है ये हमारा सेल साइकिल है। ठीक है, सेल साइकिल होती क्यों है? तो देखो, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको ग्रोथ की जरूरत पड़ती है या रिपेयर की जरूरत पड़ती है। मान लो कोई सेल डैमेज हो गई, ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे हमारे में क्या होता है कि कुछ हमारी डेड सेल्स होती है, डेड सेल्स रिमूव होती है, नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, वो भी हमारा सेल साइकिल के थ्रू होगा। यानी सेल साइकिल परफॉर्म करता है ग्रोथ को, रिपेयर को या फिर प्रोडक्शन ऑफ गैमेट। ये जो हमारा सेल साइकिल होता है ये हमारा दो फेजेस में होता है। ठीक है, सेल साइकिल अकर्स इन टू फेजेस। फर्स्ट वन इज एंटर फेज, पहला हमारा एंटर फेज होता है, दूसरा हमारा होता है एम फेज। देखो, जो एंटर फेज होता है ना, एंटर फेज हमारा प्रिपरेटरी फेज होता है। ठीक है, एंटर फेज को हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये क्या है, जहां पे सेल प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, किस चीज की प्रिपरेशन कर रहा है? सेल डिवीजन में जाने के लिए। तो ये हमारा प्रिपरेटरी फेज हो गया है। एम फेज हमारा एक्चुअल फेज होता है, या हम कह सकते हैं कि जो एक्चुअल डिवाइडिंग फेज होता है वो हमारा एम फेज होता है। ठीक है, यानी ये क्या है, ये एक्चुअल डिवाइडिंग फेज है। यहां पे क्या होता है, तो डिवीजन होता है। देखो, जो हमारा सेल साइकिल है दो फेज में होगा, एंटर फेज में होगा और एम फेज में होगा। यानी एंटर फेज में सिर्फ तैयारी चल रही है और एम फेज में एक्चुअल डिवीजन होता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे ह्यूमन सेल का। अगर हम ह्यूमन सेल की बात करते हैं तो देखो, ह्यूमन सेल की जो सेल साइकिल होती है वो हमारी 24 आवर्स की होती है। ठीक है, हम लोग जानते हैं हमारी जो साइकिल चलती है वो 24 घंटे की साइकिल चलती है। ठीक है, अब इस 24 घंटे में भी अगर किसी सेल को डिवाइड करना हो तो क्या होगा, सबसे पहले वो सेल प्रिपरेशन करेगा। ठीक है, तो 23 घंटे ये सेल क्या करता है, इंटरफेज की अवस्था में होता है, यानी कि प्रिपरेटरी फेज में होता है। और 1 घंटे में एक्चुअल डिवीजन होता है। मतलब जो सेल डिवीजन होता है वो एक्चुअल हमारा कब डिवाइड करता है, एक्चुअल डिवीजन फेज। तो एक्चुअली वो कब डिवाइड करता है, तो सिर्फ 1 घंटे, मतलब 24 घंटे के साइकिल में सिर्फ 1 घंटा ऐसा होता है जो कि हमारा सेल एम फेज में जाता है, यानी कि सेल डिवीजन होता है इस फेज में। ठीक है, तो यही हमारा एक ह्यूमन का सेल साइकिल 24 आवर्स का, जिसमें से 23 आवर्स वो इंटरफेज में होता है। अगर हम ईस्ट की बात करते हैं, ठीक है, देखो, अगर हम ईस्ट की बात करते हैं तो ईस्ट की जो साइकिल होती है हमारी 90 मिनट्स की होती है, यानी कि 90 मिनट्स की ईस्ट की सेल साइकिल होती है। अब इसमें से भी ईस्ट जो है 85 मिनट क्या करता है, प्रिपरेशन करता है, यानी कि किस फेज में होता है, तो इंटरफेज की अवस्था में होता है। और सिर्फ 5 मिनट होता है, 5 मिनट में ये किस फेज में रहता है, तो एम फेज में जाता है। यानी कि सिर्फ 5 मिनट में ईस्ट जो है वो डिवाइड करता है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, इंटरफेज को प्रिपरेटरी फेज कह रहे हैं। अब ये जो हमारा प्रिपरेटरी फेज होता है पूरे सेल साइकिल का 95% पार्ट कवर करता है, या हम कह सकते हैं कि 95% सेल साइकिल का कौन कवर करता है, तो इंटरफेज करता है। और सिर्फ 5% कौन कवर करता है, तो एम फेज करता है। यानी कि एक सेल जो है वो 95% टाइम
इंटरफेज में रहती है और 5% हमारी एम फेज में रहती है। ठीक है, यानी कि आधा से ज्यादा टाइम वो इंटरफेज में अपना व्यतीत करती है। देखो ये जो हमारा इंटरफेज होता है ये भी हमारा अलग अलग फेजेस में होता है, जैसे कि G1 फेज होता है इंटरफेज में, ठीक है, S फेज होता है और G2 फेज होता है। ठीक है, और जो हमारा सेल साइकिल का इवेंट चलता है ये एक सीक्वेंस में चलता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक सीरीज ऑफ इवेंट है, या हम कह सकते हैं एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, यानी कि ये जो हमारा सेल साइकिल चल रहा है एक सीक्वेंस में चलेगा। ठीक है, एम फेज की अगर हम बात करते हैं तो इसका नाम एम क्यों है? अगर माइटोसिस हो रहा है तो इसको हम माइटोटिक फेज कहते हैं, अगर मियोसिस हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, मियोटिक फेज कहते हैं। ठीक है, एम फेज क्यों कह रहे हैं? एम फॉर माइटोटिक एंड मियोटिक, यानी अगर माइटोसिस होगा तो अगर माइटोसिस होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, माइटोटिक फेज, अगर मियोसिस होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, मियोटिक फेज। ठीक है, ये जो हमारा सेल साइकिल होता है, सेल साइकिल का जो सीक्वेंस है, ठीक है, देखो सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल, और ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेल साइकिल का सीक्वेंस क्या है। तो ये तो हमें पता चल गया कि सबसे पहले ये सेल इंटरफेज में आती है, बाद में वो एम फेज में जाएगी। इसका मतलब जो हमारा सेल साइकिल का इवेंट होता है ये हमारा क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा सेल है ये G1 फेज में जाती है। ठीक है, सेल पहले G1 फेज में जाती है, G1 फेज से ये S फेज में जाएगी, S फेज से होता हुआ ये G2 फेज में जाता है और G2 फेज के बाद ये M फेज में जाता है। ठीक है, तो हमारा जो सेल साइकिल का सीक्वेंस है वो क्या है, G1 S G2 M, या हम कह सकते हैं कि जो सेल साइकिल है इट इन्वॉल्व इंटरफेज एंड M फेज, यानी एक सेल साइकिल के सीक्वेंस में हम क्या देखते हैं, इंटरफेज की अवस्था और एम फेज की अवस्था होगी। अगर मान लो सीक्वेंस पूछ दे तो G1 S G2 M, यानी इंटरफेज में हमारा G1 होता है, S होता है और G2 फेज होता है। इसके बाद ये सेल कहाँ जाती है, तो M फेज में, यानी कि डिवीजन फेज में जाती है। इस M फेज में भी हम क्या देखते हैं कि M फेज में हमारा दो पार्ट होता है, यानी सबसे पहले सेल जो है वो कैरियोकाइनेसिस करेगी। ठीक है, और इसके बाद आता है क्या, साइटोकाइनेसिस। यानी सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होगा। जब एम फेज में आते हैं तो ये डिवीजन हमारा कैरियोकाइनेसिस, मतलब कैरियो का मतलब पहले भी मैंने बताया है क्या, न्यूक्लियस। ठीक है, यानी न्यूक्लियस और काइनेसिस मतलब डिवीजन, यानी न्यूक्लियस का जब डिवीजन होगा तो ये कैरियोकाइनेसिस कहलाएगा, और साइटो मीन्स हमारा साइटोप्लाज्म। तो जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो इसको हम कहते हैं क्या, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो एम फेज में हमारा एक सेल में से सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगी, फिर फाइनली वो सेल डिवाइड करके अलग हो जाएगी, ये हमारा एम फेज में होता है। अब हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारा कैरियोकाइनेसिस है इसमें भी हमारे कुछ फेजेस आते हैं, जैसे पीएमटी, ऐसे हम क्या बोलते हैं, पहले नीट के एग्जाम को हम पीएमटी कहा करते थे, ठीक है, प्री मेडिकल टेस्ट, लेकिन अब हम इसको क्या बोलते हैं, नीट बोलते हैं। तो पीएमटी ही याद रखना कि जो कैरियोकाइनेसिस है इसमें हमारा पीएमटी का फेज होता है, यानी पीएमएटी। ठीक है, क्या सीक्वेंस आपको याद रखना है, पीएमएटी, यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। यानी कैरियोकाइनेसिस में हमारा न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। अब उस न्यूक्लियस डिवीजन में भी सबसे पहला फेज हमारा प्रोफेज का होता है, फिर मेटाफेज का होता है, फिर एनाफेज का होता है, फिर टीलोफेज का होता है। ठीक है, बाद में ये सेल हमारा साइटोप्लाज्म इसका डिवाइड हो जाता है। ठीक है, बाद में हम क्या देखते हैं कि हमारे सेल का साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो जाता है, साइटोप्लाज्म डिवीजन। ठीक है, तो जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा या साइटोकाइनेसिस होगा तो ये हमारा प्लांट और एनिमल सेल में होगा। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो प्लांट सेल में हम क्या देखते हैं, जो साइटोकाइनेसिस होता है ये हमारा सेल प्लेट मेथड से होता है। ठीक है, और एनिमल सेल में ये सेल फरो मेथड से होता है।
ये हम क्या कर रहे हैं, अभी एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमारा जो एम फेज या फिर जो इंटरफेज है एक सेल साइकिल में हम क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारा सेल साइकिल है। सेल साइकिल हमारा दो फेजेस में चलता है, एक हमारा इंटरफेज होता है, एक हमारा एम फेज होता है। इंटरफेज जो रहता है वो सेल साइकिल का 95% का पार्ट कवर करता है और एम फेज हमारा 5% पार्ट कवर करता है। ठीक है, इंटरफेज को हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज, यानी इस फेज में सिर्फ तैयारी चलती है। ठीक है, इस फेज में क्या क्या आता है, तो हमारा G1 फेज आता है, S फेज आता है, G2 फेज आता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि ये सेल हमारी किस में जाती है, एम फेज में जाती है। एम डिनोट माइटोटिक एंड मियोटिक। अगर माइटोसिस कर रहा है तो माइटोटिक फेज होगा, अगर मियोसिस कर रहा है तो इसको हम मियोटिक फेज कहते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में हमारा डिवाइडिंग फेज होता है जो एम फेज होता है। एम फेज में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, बाद में साइटोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस में याद क्या रखना है कि ये भी हमारे 4 फेजेस में होते हैं, यानी PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। फिर साइटोकाइनेसिस होता है तो प्लांट और एनिमल में हम सेल डिवीजन की जब बात करते हैं, यानी कि जो हमारा साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा प्लांट सेल में सेल प्लेट मेथड से होगा और एनिमल सेल में हमारा सेल फरो मेथड से होता है। ठीक है, चलो अब हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। ठीक है, ये हमारा क्या है, 5% पार्ट कौन कवर करता है, तो एम फेज। तो ये हमारा क्या है, एम फेज। ठीक है, जो कितना पार्ट कवर करता है सेल साइकिल का, तो 5% पार्ट कवर करता है। बाकी जो ये हमारा इतना ज़्यादा पोर्शन दिखाई दे रहा है ये हमारा इंटरफेज का पोर्शन होता है। ठीक है, यानी कि जो सेल का 95% पार्ट जो है सेल साइकिल का वो कौन कवर करता है, तो इंटरफेस करता है। ठीक है, इंटरफेस। इंटरफेस में भी हम क्या देखे थे कि 3 फेजेस होते हैं हमारे, ये G1 फेज। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा S फेज, देन G2 फेज। ठीक है, जो हमारा G1S G2 फेज होता है इसको हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। ठीक है, प्रिपरेटरी फेज यानी कि तैयारी करने वाली फेज हो गई। G1 का मतलब क्या होता है हमारा, G स्टैंड फॉर ग्रोथ फेज। ठीक है, या हम कह सकते हैं फर्स्ट ग्रोथ फेज, या हम इसे फर्स्ट गैप फेज कहते हैं। ठीक है, या हम इसे प्री माइटोटिक, या फिर इसे हम पोस्ट माइटोटिक फेज कहते हैं, या फर्स्ट प्रिपरेटरी फेज। ठीक है, देखो जीवन इस फेज को समझने के लिए, सेल साइकिल को समझने के लिए हम छोटी सी स्टोरी देखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले इमेजिन करो कि मान लो एक स्टूडेंट है जो कि नीट का एग्जाम देकर आया और उसका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो वो क्या करता है, बंदा जाके किसी कोचिंग में एडमिशन लेता है। जब वो कोचिंग में एडमिशन लेगा तो उस टाइम एक जोश होता है कि मेरे को तो डॉक्टर बनना है। तो वो स्टार्टिंग का जो फेज होता है वो बहुत ही मन लगा के पढ़ाई करता है, बहुत ज़्यादा ही पढ़ लेता है इस टाइम। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, जब एक बार हमारा नहीं होता है तो उसके बाद जो सेकंड टाइम हमें टाइम मिलता है वो टाइम जबरदस्त वाला होता है, बच्चे बहुत जबरदस्त तैयारी करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है कि जो मान लो वो एडमिशन लिया, अब इसके बाद वो बहुत तगड़ा मेहनत कर रहा है। ठीक है, बहुत मस्त पढ़ाई कर रही है। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही हमारा नवंबर दिसंबर वाला टाइम आ जाता है, यानी ठंडी वाली जो टाइम आ जाती है, अब इस टाइम पे कुछ बच्चे बहुत सुस्त पड़ जाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे बहुत ही लेजी हो जाते हैं, फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रिपरेशन करने का मन ही खत्म हो जाता है। ठीक है, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लग जाता है कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो उसी टाइम रुक जाते हैं। ठीक है,
और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका प्रिपरेशन का रेट बहुत कम हो जाता है, उनको देना तो है नीट, ठीक है, उनकी तैयारी भी बहुत अच्छी है, लेकिन ठंडी की वजह से उनकी प्रिपरेशन की रेट थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। फिर फरवरी के टाइम तक हम क्या देखते हैं कि फिर से जैसे ही फॉर्म आना स्टार्ट होता है फरवरी मार्च में, अब वो बंदा एक्टिव हो जाता है कि यार एग्जाम तो आ गए हैं पास, ठीक है, अब मेरे को फिर से एकदम तगड़ा वाला रिवीजन करना है, मेरे को बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। फिर से वो तगड़ा वाला मेहनत करना शुरू कर देता है, यानी कि उसकी पढ़ाई फिर से दुगनी हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एग्जाम हमारा होने वाला है कब? 17 जुलाई को, ठीक है। तो अभी का टाइम अगर हम लेते हैं तो ये क्या देखते हैं कि जो हमारा अभी का फेज है, ठीक है, इस टाइम पे बच्चे बहुत ही दुगनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? यानी कि वो 3 घंटे के एग्जाम के लिए पूरी साल मेहनत की है, ठीक है, ताकि उनका एग्जाम अच्छा हो, ठीक है। से बिल्कुल यही सेम कॉन्सेप्ट हमको सेल साइकिल पे भी रखनी है, ठीक है। अब देखो कैसे, मैंने क्या बताया है कि हम एग्जाम देते हैं, ठीक है, जैसे ही हमारा नीट का एग्जाम होता है, जो ड्रॉपर बच्चे वो कोचिंग जाते हैं, तो जैसे ही देखो एम फेज हमारा खत्म हुआ, ठीक है। सबसे पहले तो ये जान लो कि ये जो हमारा साइकिल चल रहा है, ये सिर्फ 1 घंटे की साइकिल के लिए या 1 घंटे के डिवीजन के लिए हम इतनी देर की तैयारी कर रहे हैं। एक ह्यूमन सेल में 1 घंटे के डिवीजन के लिए 23 घंटे हम तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह हम 3 घंटे के पेपर के लिए पूरे साल तैयारी करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम अपने एग्जाम को इससे कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं कि जो सेल साइकिल की है साइकिल, वो हमारी रियल लाइफ की साइकिल से भी मैच करती है, ठीक है। अब देखो कैसे, जो हमारा एम फेज है, समझो कि हमारा नीट का एग्जाम, ठीक है, जैसे ही खत्म हुआ बच्चा आया कहाँ पे? एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आया, ठीक है, यानी वो जीवन फेज में आया। जीवन फेज में वो तगड़ी मेहनत कर रहा है, यानी कि यहाँ पे बहुत तगड़ी पढ़ाई कर रहा है। जितनी भी ज्यादा प्रिपरेशन की रेट होगी उसकी एकदम फास्ट हो जाएगी, ठीक है। जो भी पढ़ना रहेगा वो एक बार में ही पढ़ के अपना रेडी कर लेगा, यार मेरे को ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया। तो बिल्कुल उसी तरह सेल साइकिल में जो जीवन का फेज होता है यहाँ, ये हमारा पहला प्रिपरेटरी फेज होता है। तो इस टाइम क्या होता है कि जितने भी मैक्सिमम हमारे चीजें बन सकती हैं, जितने भी मैक्सिमम हमारे प्रोटीन बन सके, आरएनए बन सके, ठीक है, या एटीपी बन सके, वो सारा मैक्सिमम हमारा जीवन फेज में बन जाता है। यानी कि प्रिपरेशन सबसे ज्यादा हमारा इसी फेज में होता है। तो हम क्या देखते हैं, इस फेज में हमारा ढेर सारा प्रोटीन बन जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि ढेर सारा एटीपी भी बन गया, न्यूक्लियोटाइड यहीं पे बन जाता है, ठीक है। और हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमारा आरएनए का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, यानी आरएनए बनना, प्रोटीन बनना, एटीपी बनना, न्यूक्लियोटाइड, ये सारा का सारा हमारा यही बन रहा है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि कुछ हमारे जो सेल ऑर्गेनेली होते हैं वो भी यहाँ डुप्लीकेट कर जाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के फेज में जो हमारे सेल ऑर्गेनेली होते हैं वो यहाँ डुप्लीकेट कर जाएंगे, जैसे कि मान लो गोल्जी बॉडीज हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो सेल ऑर्गेनेली है इनका क्या हुआ? डुप्लीकेशन हुआ, यानी कि एक सेल ऑर्गेनेल 2 सेल ऑर्गेनेली बना दिए अपने, जैसे एक माइटोकॉन्ड्रिया 2 माइटोकॉन्ड्रिया बना लिया, एक ईआर हमारा 2 ईआर बना लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये हमारा जीवन फेज डिसाइडिंग फेज होता है, ठीक है। मैंने कहा ना कि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत मन लगा के पढ़ते हैं, लेकिन अक्टूबर नवंबर तक आते आते उनको ऐसा लगता है कि हमसे नीट नहीं निकलने वाला, ठीक है, वो उतने पे प्रिपरेशन अपनी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह हमें आगे जाना है कि नहीं जाना है, इस सेल को आगे जाना है कि नहीं डिवीजन के लिए, ये डिसाइड कौन करता है? हमारा जीवन फेज करता है। इसीलिए हम जीवन फेज को क्या कहते हैं? डिसाइडिंग फेज। यानी कि ये सेल वो आगे फर्दर डिवीजन के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा, वो हम कहाँ डिसाइड करेंगे? तो जीवन फेज में डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो वो सेल नहीं जाएगा सेल डिवीजन में, तो फिर वो सेल कहाँ जाता है? तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एक अलग से हमारा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जी नॉट फेज, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? जी नॉट फेज होता है। अगर मान लो सेल हमारा डिवाइड नहीं करने के लिए गया, ठीक है, यानी कि जब तक सेल डिवाइड कर रहा है तब तक हमारा क्या है? ये प्रिपरेटरी फेज में है। अगर मान लो इस सेल को डिवाइड नहीं करना हो तो वो सेल कहाँ चला जाता है? चुपचाप से वो सेल हमारा जी नॉट फेज में चला जाता है, ठीक है। क्योंकि जी नॉट फेज को हम क्या बोलते हैं? क्यूसेंट फेज कहते हैं। क्यूसेंट फेज यानी कि ये हमारा शांत अवस्था होता है। यहाँ हमारी 2 तरह की सेल्स होती है जो कि हमारी
जी नॉट फेज में चली जाती है। ठीक है, देखो पहले जी नॉट को समझने के लिए हम पहले G1 को देखते हैं। ये डिसाइडिंग फेज हो गया। इसमें से हम एक चीज और क्या देखते हैं कि यहाँ पे सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं। सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। ठीक है, और यहाँ सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि मान लो जैसे हमारी जी नॉट फेज की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्यूसेंट फेज होता है। तो हमारी सेल्स में भी क्या होती है कि कुछ अलग अलग टाइप की सेल्स होते हैं। जैसे मान लो अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो हमारा सेल्स होता है ये हमारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं, यानी कि ढेर सारे सेल्स मिलके क्या बना देते हैं, टिश्यू बना देते हैं। ठीक है, तो क्या देखते हैं कि एक हमारा लेबाइल टिश्यू हो जाता है, एक हमारा स्टेबल टिश्यू होते हैं और एक हमारे परमानेंट टिश्यू होते हैं। ठीक है, जो हमारे लेबाइल टिश्यू होते हैं यानी कि समझो कि जो हमारा कंटिन्यूअसली डिवाइड करे सेल्स। ठीक है, यानी कुछ ऐसे हमारे टिश्यू होते हैं जहां पे कंटिन्यूअसली डिवीजन होते रहता है। जैसे कि हमारे स्किन सेल हो गया। ठीक है, हम क्या देखते हैं जैसे हमारे स्किन सेल है इसमें कंटिन्यूअसली डिवीजन होता है। जैसे डेड सेल हो गई, अब इसको क्या किया, रिप्लेस कर दिया न्यू सेल। ठीक है, तो और भी हमारे सेल्स होते हैं जो कि हमारे कंटिन्यूअसली डिवाइड करें, यानी जहां भी डिवीजन हो रहा है समझो बॉडी का वो पार्ट, वो सोमेटिक पार्ट जहां पे कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहा है वो हमारा लेबाइल टिश्यू हो जाता है। जब हम स्टेबल की बात करते हैं तो देखो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि हमारे स्टेबल होते हैं। जैसे एक बार मान लो कि सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, अब वो सेल बहुत ही स्टेबल होकर जी नॉट फेज में बैठा हुआ है। जैसे ही उसे लगा कि अब वो सेल डैमेज हो गया है तो उसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, वो वहां निकलेगा जी नॉट फेज से, डिवीजन करेगा, वापस से जाके जी नॉट में बैठ जाएगा। तो हम इसको कहते हैं कि कुछ हमारे टेम्पोररी सेल्स होते हैं जो कि हमारे सेल डिवीजन में जाते हैं। ठीक है, तो वो सेल्स जैसे कि मान लो हमारा लीवर सेल हो गया। ठीक है, ये इस तरह का सेल है हमारा कि जब कभी भी लीवर सेल डैमेज होता है तो ये सेल डिवीजन के लिए जाता है, वरना ये हमारा जी नॉट फेज में यानी शांत अवस्था में बैठा हुआ रहता है। और कुछ ऐसे हमारे सेल्स होते हैं जो परमानेंटली एग्जिट कर जाते हैं, जैसे हमारा नर्व सेल और कार्डियक सेल। ठीक है, ये दो एक इस तरह के सेल्स हैं जिसमें क्या होता है कि एक बार अगर फॉर्मेशन हो गया, यानी एक बार अगर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया उसके बाद से ये सेल कभी भी डिवीजन के लिए नहीं जाती। जैसे कभी ऐसा सुना है कि मान लो कि एक नर्व सेल दो नर्व सेल बना दी, ऐसा नहीं होता है ना। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे परमानेंटली एग्जिट कर जाते हैं वो हमारे कौन से सेल्स हैं, तो हमारा नर्व सेल और कार्डियक सेल। ये एक बार अगर बन जाता है तो फिर कभी भी डिवीजन के लिए नहीं जाता है। ये जो हमारा स्टेबल वाला सेल होता है ये हम टेम्पोररी फेज कह सकते हैं इसको। ठीक है, यानी एक बार मान लो सेल अगर बन गया तो कभी मान लो उसको रिपेयर की जरूरत पड़ी, वो जी नॉट फेज से निकला और निकल के सेल डिवीजन करने लगा, वो हमारा लीवर सेल हो गया। और जो लेबाइल सेल्स होते हैं वो हमारे कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारा जो जी नॉट फेज था, जी नॉट फेज में हम दो फेजेस देखते हैं। एक हमारा टेम्पोररी फेज होता है, ठीक है, और दूसरा हमारा परमानेंट फेज होता है। टेम्पोररी सेल्स होती है जो कि हमारी जी नॉट फेज में टेम्पोररी एग्जिट कर जाती है वो हमारी लीवर सेल होती है, और जो परमानेंटली एग्जिट कर जाती है वो हमारी कार्डियक सेल है। ठीक है, अब इसके बाद देख लो, मान लो कि ये सेल जीवन में होगी। अब जीवन से सेल हमारे डिसाइड कर लेती है कि हमें सेल साइकिल में जाना है, हमें सेल डिवीजन करना है, तो ये हमारी कहाँ आ जाती है, एस फेज में आ जाती है। मान लो ये सेल है, अब ये एस फेज में चली आई। जब एस फेज में आती है तो एस फेज का नाम ही हमारा क्या होता है, सिंथेसिस फेज। ठीक है, या फिर इसे हम सिंथेटिक फेज कहते हैं। देखो एस फेज का मतलब क्या है हमारा, सिंथेटिक फेज या फिर सिंथेसिस फेज। यानी इस फेज में क्या हो रहा है, हमारा सिंथेसिस हो रहा है किसका, डीएनए का। ठीक है, डीएनए का नाम ही कहीं आए वो हमारा एस फेज में आएगा। यहाँ क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, और डीएनए कंटेंट हमारे डबल हो जाते हैं। ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ तो डीएनए कंटेंट भी हमारे डबल हो गए। ठीक है, इसके अलावा जहां डीएनए के रेप्लिकेशन की बात आती है तो डीएनए का नाम लेते ही हमें हिस्टोन प्रोटीन याद आता है।
ठीक है, क्योंकि डीएनए क्या होता है, जैसे कि मान लो ये हमारा एक डीएनए है, अब ये डीएनए जो है वो किससे लपेटा हुआ रहता है, तो हिस्टोन प्रोटीन से लपेटे हुए रहते हैं। ठीक है, ये इस तरह से हम क्या देखते हैं कि ये हमारा डीएनए आके इसको बाइंड करके इस तरह से हिस्टोन प्रोटीन को लपेटा हुआ है। आगे जाके क्या देखते हैं कि कुछ हमको मोतियों की माला जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि यही मोतियों की माला हमारा इस तरह से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो क्रोमोसोम में क्या देखते हैं कि ये हमारा जो क्रोमैटिन है इस तरह से बीड लाइक स्ट्रक्चर बना के ये, ठीक है, ये क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, तो कुछ हिस्टोन प्रोटीन चाहिए, और ये हिस्टोन प्रोटीन हमारे कहाँ बनते हैं, तो ये भी हमारा एस फेज में बनता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं कि क्रोमोसोम के अंदर कुछ हमारे नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और यहाँ क्या होता है कि एक हमारा जो डीएनए होता है वो दो डीएनए में, जैसे मान लो कि यहाँ देख रहे हैं एस फेज में, मान लो ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, ये हमारा रेप्लिकेट कर गया दो डीएनए स्ट्रैंड में। ठीक है, ये दो डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम कहाँ देखते हैं, तो एस फेज में देखते हैं, यानी एस फेज में और क्या होता है, तो हमारा हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन कहाँ बनता है, तो एस फेज में बनता है। इसके अलावा हमारा एक सेल ऑर्गेनेली होता है जिसका नाम हमारा सेंट्रियोल है। ठीक है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी कहाँ होगा, तो एस फेज में हमारा सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है। ठीक है, ये सेंट्रियोल आगे चल के क्या करता है, स्पिंडल का फॉर्मेशन इसको करना होगा, तो ये क्या करता है, एस फेज में ही हमारा डिवाइड कर जाता है। अब जैसे ही ये हमारा सेल जाता है कहाँ, जी नॉट फेज में। ठीक है, तो जी नॉट फेज में जाने का मतलब है कि अब वो बंदा फिर से हमारा नीट का फॉर्म भरने के बाद अब हमारा जो अभी वाला फेज है उस फेज में तैयारी कर रहा है। यानी कि जो हमारा अभी वाला फेज होता है, जब एडमिशन लिया तब बहुत तगड़ा पढ़ाई किया, यानी तब बहुत सी सारी चीजें बनी। जब ठंडी का टाइम आ गया तो उस समय थोड़ा सा सुस्त हो गया, तो बस डीएनए का ही काम चल रहा है। अब जैसे ही फिर से हमारा प्रिपरेशन का सेकेंड प्रिपरेटरी फेज आ जाता है, यानी जब एग्जाम की जस्ट पहले वाला फेज होता है, वहां भी तगड़ी प्रिपरेशन चलती है। ठीक है, तो ये हमारा G2 फेज होता है। G2 फेज में हम क्या देखते हैं, इसको हम सेकेंड ग्रोथ फेज कहते हैं। ठीक है, या हम इसे सेकेंड गैप फेज कहते हैं, या हम इसे सेकेंड प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रिपरेटरी फेज हो गया, और हम इसे क्या बोलते हैं, माइटोसिस के जस्ट पहले। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, प्री माइटोटिक फेज। अब इस फेज में क्या होता है, बहुत तगड़ा फिर से क्या बन रहा है, प्रोटीन का फॉर्मेशन एकदम तगड़ा बन रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या देखते हैं, आरएनए बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, मतलब इनका फॉर्मेशन रुकता नहीं है, यहाँ भी इसका फॉर्मेशन होते जाता है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि यहाँ आगे चल के स्पिंडल का फॉर्मेशन करना है, तो स्पिंडल को बनाने के लिए हमको किस प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, तो ट्यूबलिन प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि जो स्पिंडल फाइबर होता है वो किसका बना हुआ होता है, तो ट्यूबलिन प्रोटीन का बना होता है। इसके अलावा जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली होते हैं वो कहाँ रेप्लिकेट करते हैं, तो G2 फेज में करते हैं। ठीक है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली ये हमारा कहाँ रेप्लिकेट कर रहा है, तो G2 फेज में कर रहा है। अब इतनी चीजों के बाद फाइनली ये सेल क्या होता है, कहाँ जाता है, M फेज में जाता है। यानी कि 3 घंटे के एग्जाम के लिए हम पूरे साल यानी 365 डेज हम देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह ये हमारा जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन करने के लिए हमारा 95% पार्ट हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, और सिर्फ 5% में हमारा क्या होता है कि M फेज होता है।
ठीक है। तो ये हमारा क्या था, सेल साइकिल का इंटरफेज वाला पार्ट था। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम फेज के बारे में। फेज हम आगे की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।